द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एपिसोड 6 यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड 6 के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एक भाग्यशाली मौका या एक अत्यंत समझदारी वाला निर्णय, क्या हम इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग प्रतिभावान है क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के 1 बिलियन में उसकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे, लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की उतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। उद्यमियों के लिए क्या सबक है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं। अनगिनत सौभाग्य लीवरेज का परिणाम है। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना बाध्य करते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान है। प्रेरक रूप से निर्भीक और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस स्पष्ट दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी 2 बातें जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती है। ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए, जब आप यह मानने चले कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है जहां उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ का जन्म युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद हासिल करो, लेकिन याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक प्रतिभाओं पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम अक्सर चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जैसे अरबपति सीईओ या वे जो बुरी तरह से असफल हुए, जो खबरों में रहते हैं। और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि यह परिणाम उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित हुआ होगा। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोज्य बोर्ड के निकट पहुंच जाएंगे। प्रतिमान जितना सामान्य होगा उतना ही अधिक वह आपके जीवन में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफेट की निवेश सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनकी आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है। और भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका विश्वसनीयता से अनुकरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, यह समझना कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं वे अधिक खुश रहते हैं, यह एक व्यापक और समान अवलोकन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुईस एलन ने अपना करियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी के जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए क्या वो करते थे, खाने में क्या खाते थे इत्यादि। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है, बजाय उन चंद अतिशय शस्त्रों के अध्ययन से जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। यह होशियार लोगों को यह सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि यह इतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लग रहा है। आप अजय नहीं हैं, और यदि आप यह मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानियों को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए तब भी यह मान्य है।
असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे। जब कभी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं। असफलता का सामना करने की तरकीब यह है कि आप अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य आपको पूरी तरह से झंझोर कर न रख दे और आप फिर से भाग्य और आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी इतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना वह दिखता है। आइए अब ऐसे दो व्यक्तियों की कहानी पर नज़र डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया। कभी भी पर्याप्त नहीं है जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। डॉन बोगले वेनगार्ड के संस्थापक थे जिनका 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट ब्रोनेट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान जो एक फेज फ्रेंड था, उनके एक ही दिन में इतने पैसे कमाए जिसने हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नावल कैच 22 की पूरी कालविधि में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। मैं इस शब्द की सरल वाक्यता से स्तब्ध रह गया जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वह एकदम सही था। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एपिसोड 6 यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।